हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत आज है पाठ 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। यानी कि इसके अंतर्गत आज हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले पाठ में हमने बात की उत्पादन एवं लागत के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे इस पाठ के अंतर्गत पूर्ण प्रतिस्पर्धा से संबंधित सभी बिंदुओं पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा किसे कहा जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा या इसे पूर्ण प्रतियोगिता भी कहा जाता है। ये एक बाजार की एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कि क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और इन क्रेता एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और अकेले क्रेता एवं विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है और विक्रेता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है और किसी भी प्रकार का संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता है। संस्थागत प्रतिबंध यानी कि जब चाहे तब उत्पादक अपनी वस्तु को बाजार में बेच सकता है और उस बाजार से बाहर आ सकता है। संस्थागत प्रतिबंध किसी भी प्रकार का नहीं होता है और वस्तुएं समरूप होती है और उनकी कीमतों में कोई विभेद नहीं पाया जाता है। यानी कि किसी एक वस्तु में कीमत में विभेद नहीं पाया जाएगा। तो ये एक ऐसी बाजार का स्वरूप है। यदि कोई उत्पादक अपनी वस्तु का उत्पादन करता है और उस वस्तु की कीमत का निर्धारण अपने अनुसार करे और बाजार की कीमत से अधिक करे, तो इससे उत्पादक को यह समस्या होगी कि उस वस्तु को बाजार में बेचने से संबंधित उसे यह समस्या होगी कि बाजार में वो वस्तु नहीं बिक पाएगी यदि बाजार की निर्धारित कीमतों से उसका निर्धारण अधिक किया गया हो। तो इससे यह होता है कि जो कोई भी उत्पादक या कोई भी विक्रेता अकेले कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। कीमत का निर्धारण पूर्ण रूप से बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। वो कैसे होता है? वो मांग एवं पूर्ति के संबंध के आधार पर, इनमें काफी गहरा संबंध है मांग एवं पूर्ति में। इसके आधार पर ही मूल्यों का निर्धारण बाजार में होता है। वो कैसे होता है? यदि मांग में वृद्धि होती है, यानी कि किसी वस्तु की मांग में यदि वृद्धि होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की मांग में कमी आती है तो उस वस्तु की पूर्ति में भी कमी आती है। वो कैसे होता है, कैसे संबंध है इसका आपस में और मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो इससे यह साबित होता है कि जब वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है तो कहीं ना कहीं उस वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हुई है। यदि कीमत में वृद्धि हुई है तो उत्पादक अपने अधिशेष या उत्पादन के लिए प्रेरित होगा या अधिशेष को बाजार में बेचेगा। तो इस तरह से पूर्ति में भी वृद्धि होगी। जब वो अधिशेष को या उत्पादन फिर से करके उत्पादन को बाजार में बेचेगा तो इससे यह होगा उत्पादक को एक तो उसे लागत मिलेगी बाजार में और साथ ही उसे लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह से पूर्ति में वृद्धि होगी मांग में वृद्धि होने से। यदि किसी वस्तु की मांग में कमी आती है तो पूर्ति में कमी आती है। कैसे? यदि मांग में कमी होती है तो कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि उस वस्तु की कीमतें कम हुई है और इससे यह होगा कि उत्पादक वर्ग उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा। अगर उत्पादन नहीं करेगा तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से मांग एवं पूर्ति के आधार पर ही बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अब इसके ठीक विपरीत की स्थिति
जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता है, इसकी ठीक विपरीत की स्थिति एक है, जो एक बाजार की स्थिति है, वो है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या अपूर्ण प्रतियोगिता। ये एक बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है और इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। किसी एक संस्थान या फर्म का एकाधिकार होता है इसमें, और इसमें विक्रेताओं की संख्या कम होती है और साथ ही इसमें मूल्यों का विभेद पाया जाता है, वस्तुओं में भी विभेद पाया जाता है, यानी कि किसी एक वस्तु की भिन्न भिन्न प्रकार की कीमतें होगी और क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या कम होने के कारण मूल्यों में भी काफी परिवर्तन होता है, यानी कि मूल्यों यानी कि कीमत प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं कीमत भी प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है। अब हम इसके बाद पूर्ति को समझने का प्रयास करेंगे। ये पूर्ति किसे कहते हैं? पूर्ति यानी कि सप्लाई। सप्लाई यानी कि सप्लाई किसे कहा जाता है? जब कोई उत्पादक किसी एक निश्चित समय में किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को बाजार में बेचता है, उसे कहा जाता है पूर्ति यानी कि सप्लाई। अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण घटक है, जो है मांग एवं पूर्ति, जिसको हमने पहले अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बाजार में यह देखा जाता है कि कभी कभी वस्तुओं की मात्रा अधिक होती है और कभी मात्राएं कम होती है, कभी मूल्यों में वृद्धि होती है, कभी मूल्यों में कमी होती है। ये उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ मांग एवं पूर्ति के कारण दिखाई देते हैं। और जब हम बाजार से वस्तुओं को खरीदते हैं तो कभी किसी वस्तु की, उस वस्तु की मूल्यों में वृद्धि होती है, कभी वस्तुओं के मूल्यों में कमी होती है। मूल्यों में कमी एवं वृद्धि ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से मांग एवं पूर्ति, इससे वस्तुओं के दामों में ये परिवर्तन होते रहते हैं, जो बाजार में मुख्य रूप से ये देखे जाते हैं। अब हम पूर्ति की लोच को समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्ति की लोच किसे कहा जाता है। पूर्ति यानी कि परिवर्तन। इससे पहले हमने पूर्ति को समझ चुके हैं कि पूर्ति किसे कहा जाता है। अब है पूर्ति की लोच, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो उसे कहा जाता है पूर्ति की लोच। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, उस परिवर्तन से यदि वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है पूर्ति की लोच। ये पूर्ति की लोच के 5 प्रकार है, जिसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि ये कौन कौन सी प्रकार है। जिसमें कि सबसे पहले पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः लोचदार पूर्ति ये वह स्थिति है जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कोई अनुपातिक परिवर्तन ना हो, यानी कि कीमत में कोई अनुपातिक परिवर्तन ना हो लेकिन पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो, तो उसे कहा जाता है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। दूसरी स्थिति है अत्यधिक लोचदार पूर्ति। अत्यधिक लोचदार पूर्ति, इसमें कीमत की तुलना में पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, यानी कि कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उससे अधिक पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो उसे कहा जाता है अत्यधिक लोचदार पूर्ति। तीसरा है लोचदार पूर्ति। लोचदार पूर्ति यानी कि जितना परिवर्तन कीमत में होता है उतना ही परिवर्तन पूर्ति में भी होता है, यानी कि कीमत में जितना परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन होता है उतना ही अनुपातिक परिवर्तन पूर्ति में भी हो, तो इसे कहा जाता है लोचदार पूर्ति। चौथी स्थिति है बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति यानी कि ये ऐसी स्थिति है
जिसमें पूर्ति की तुलना में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, यानी कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अधिक हो लेकिन पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कम हो, तो उसे कहा जाता है वेलोचदार पूर्ति। पांचवी स्थिति है पूर्णतः वेलोचदार पूर्ति। इसमें क्या होता है, जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है लेकिन पूर्ति में कोई अनुपातिक परिवर्तन ना हो, तो उसे कहा जाता है पूर्णतः वेलोचदार पूर्ति। यानी कि कीमत में अत्यधिक परिवर्तन हो लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ति में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसे कहा जाता है पूर्णतः वेलोचदार पूर्ति। तो इस तरह से पूर्ति की लोच के ये 5 प्रकार है, जिसे हमने एक एक करके समझ लिया है। अब हम इस पार्ट के सबसे अंतिम में आय या आगम को समझेंगे। आय या आगम किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी भी गतिविधि में कार्यरत होता है या किसी भी आर्थिक गतिविधि में कार्यरत होता है, कोई भी कार्य करता है, जो उससे धन प्राप्त होता है, वो उस व्यक्ति की आय कहलाती है या आगम कहलाती है। आय के विभिन्न स्वरूप है। उन स्वरूप में से कुल आय, औसत आय और सीमांत आय है। इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुल आय। कुल आय यानी कि जो व्यक्ति गतिविधि करता है, कार्य करता है, आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत होता है, उससे जो कुल धन प्राप्त होता है उसे कुल आय कहा जाता है। अगर हम इस पाठ को जोड़ते हुए देखें तो यदि कोई व्यक्ति जो निश्चित इकाई को बाजार में बेचता है, विक्रेता, उससे जो कुल धन प्राप्त होता है उसे कुल आय कहा जाता है उस व्यक्ति की। और अगला है औसत आय। औसत आय यानी कि कुल आय को यदि हम कुल इकाई से भाग दें तो उससे औसत आय प्राप्त होगी। यानी कि व्यक्ति की कुल आय को जितनी मात्रा उस व्यक्ति ने बाजार में बेची उससे भाग दिया जाए तो औसत आय प्राप्त होगी। माना किसी व्यक्ति ने 4 इकाई को बाजार में बेचा और उसको बेचने से उसे 200 रुपए प्राप्त हुए। 4 इकाई को बेचने से 200 रुपए प्राप्त हुए। अब हम 200 का भाग 4 से देंगे, यानी कि कुल आय को कुल इकाई से भाग देंगे, तो इससे हमें औसत आय प्राप्त होगी। यानी कि 200 का भाग 4 से देने पर औसत आय 50 रुपए प्राप्त होगी। अब अगला है सीमांत आय। सीमांत आय यानी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आय में वृद्धि होती है उसे सीमांत आय कहा जाता है। सीमांत आय अर्थात यदि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आय में वृद्धि होगी उसे ही सीमांत आय कहा जाता है। जैसे कि माना किसी व्यक्ति ने, किसी विक्रेता ने 10 इकाई को बाजार में बेचा और उससे उसे 50 रुपए प्राप्त हुए, और अब एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर, यानी कि अब 11 इकाई को बेचने पर उसे 54 रुपए प्राप्त हुए। अब जो उसकी कुल आय में जो वृद्धि हुई है वो 4 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से सीमांत आय 4 रुपए होगी। तो इस तरह से आय या आगम के स्वरूप में हमने इन सभी स्वरूप को जाना, और इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।